एवरीवन, हम अभी तक 1784 का अधिनियम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नया अधिनियम चलेगा, उसका नाम है 1786 का अधिनियम और चार्टर एक्ट। यानी कि हमारे अधिनियम खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हमारे क्या चलेंगे, चार्टर एक्ट कर चलेंगे। तो आपको पता होगा, मैं आपको संविधान पढ़ा रही हूँ और कहती हूँ कि हमने चार्टर एक्ट में क्या, हम अधिनियम में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं, हम उसका संशोधन भी पढ़ चुके हैं, 81 और 84 भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा चलेगा 86 और उसके बाद 93। सबसे पहला पढ़ लेते हैं 1786 का अधिनियम। इसमें से 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले लिखा हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि यहाँ पे हमारा गवर्नर जनरल क्या हो गया था, चेंज हो गया था। फिर उसके बाद है गवर्नर जनरल अपने विशेष निर्णय का से मुक्त हो गया था। यानी कि अब हमारे गवर्नर जनरल को 1784 में 86 में क्या हुआ था, 1786 में गवर्नर जनरल को अपने अधिकारों के लिए मुक्त कर दिया था कि वो आराम से अपने निर्णयों को सुना सकता है। उसे किसी से बाउंड होने की जरूरत नहीं है, उसे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद है जनरल गवर्नर को सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया गया था। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि किस एक्ट में जनरल गवर्नर को सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया था। तो इसमें 84 में 86 में ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहला है कि बंगाल का गवर्नर जनरल चेंज हुआ था, उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर है जनरल गवर्नर को अपने विशेष निर्णय के लिए मुक्त कर दिया गया था कि वो अपने निर्णय खुद से ले सकता है, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें है कि जनरल गवर्नर को, यानी गवर्नर जनरल को सेनापति और कमांडर इन चीफ का पद मिल गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कमांडर इन चीफ और सेनापति का किसको पद मिला था और कहाँ किस एक्ट में मिला था, तो आपको पता चल गया होगा। अब है चार्टर एक्ट। अधिनियम के बाद हमारे शुरू हो जाते हैं चार्टर एक्ट शुरू हो जाते हैं। फिर आता है इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अभिभावी शक्तियों को भविष्य के लिए सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंसियों को गवर्नर तक रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो उनकी गवर्नर जनरल है, बंगाल की गवर्नर जनरल है, उनके अंडर में सारे गवर्नर और उनकी प्रेसिडेंसी आ गई थी। यानी कि अगर कोई भी अपने नियम बनाता है, कानून बनाता है, तो उन्हें उनकी सलाह या उनकी परमिशन लेनी जरूरी हो गई थी। फिर उसके बाद है गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सरकार के नियंत्रण का अधिकार मिल गया था। यानी कि यहाँ पे उन्हें 2 अधिकार और मिल गए थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के, कि अगर वहाँ की सरकार कुछ भी नियम बनाएगी, कुछ भी कानून बनाएगी या अपने हक में कोई भी बात रखेगी, तो वहाँ पे गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी जरूरी हो जाती है। फिर उसके बाद है भारत में कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। यानी कि यहाँ पे आपका एकाधिकार बढ़ गया था। आपको पता है कंपनी का नाम क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका एकाधिकार का मतलब आप जानते हैं, जिसमें सारे पूरी कंपनी में सिर्फ एक का अधिकार था। वो कितने वर्षों के लिए बढ़ चुका था, 20 वर्षों के लिए बढ़ चुका था। फिर नेक्स्ट आते हैं कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था। यानी कि कमांडर इन चीफ में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनकी पोस्ट को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर उसके बाद है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों की जो सैलरी थी वो भारतीय खजाने से दी जाएगी। यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे या उसमें काम करने वाले बंदे थे, उनकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, भारतीय खजाने से मिलेगी। तो आपने अभी तक देखा होगा, हमने सबसे पहले कहा 1786, इसमें कुछ भी नहीं था। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया था, उन्हें 2 अलग पद दिए गए थे, एक तो सेनापति का पद दिया गया था और एक कमांडर इन चीफ का पद दिया गया था। फिर उसके बाद है उन्हें विशेष निर्णयों के लिए मुक्त कर दिया गया था। अगर आप रूल बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं, यानी कि हमारा गवर्नर जनरल अगर कोई रूल या रेगुलेशन बना रहा है, तो उसे पूरी कमेटी की क्या लेनी पड़ती थी, सहमति लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं था, गवर्नर जनरल को अब अपनी सहमति खुद की ही थी। अगर उसे लगता है कि हाँ मुझे ये बदलाव करने हैं, तो उसे किसी की सहमति की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद आता है 1793 के गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी के गवर्नर की जो शक्तियां थी वो क्या कर दी गई थी, वो अलग कर दी गई थी। यानी कि उनकी शक्तियों को कम कर दिया गया था। फिर उसके बाद है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार की नियंत्रण किसके हाथ आ गया था, गवर्नर जनरल के हाथ आ गया था। यानी कि बॉम्बे और मद्रास की जितना भी काम था वो किसके अंडर में आ गया था, गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया था। भारत की कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। यानी कि यहाँ पे सरकार 20 वर्षों तक और ज्यादा काम करेगी, यानी कि 20 वर्षों के लिए और ज्यादा
अप्रूवल मिल चुका था। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल की अनिवार्यता को समाप्त कर दी गई थी। जो कमांडर इन चीफ थी उनकी पोस्ट को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था। फिर उसके बाद आते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनकी कर्मचारियों की भारतीय खजाने से भुगतान होगा। यानी कि अगर कंपनी के कोई भी सदस्य है, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई भी सदस्य है, कर्मचारी है, तो उसकी सैलरी हमें कहाँ से दी जाएगी, वहां पे उसकी सैलरी भारतीय खजाने से दी जाएगी। 1813 जैसे अभी हमने लास्ट एक्ट में पढ़ा था कि हमारी कंपनी को अप्रूवल कितने सालों के लिए मिल गया था, 20 सालों के लिए मिल गया था। तो उन 20 सालों के बाद अभी दोबारा से एक एक्ट बना है, चार्टर एक्ट 1813। अब इसमें हम पढ़ते हैं, इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आपने लास्ट एक्ट को अगर पढ़ा हो तो आपको उसमें बताया गया था कि कंपनी का एकाधिकार था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली थी जो पूरे भारत पर कंट्रोल कर रही थी। अब उस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था, यानी कि चार्टर एक्ट 1813 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस एक्ट में एकाधिकार यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, तो आप बताएंगे 1813 में कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया था। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिला। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड के साथ साथ अंग्रेज भी वहां पर व्यापार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। लेकिन चाय और चीनी के व्यापार ऐसे का ऐसा था, यानी कि इंग्लैंड ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों को कुछ कंडीशंस के साथ भारत में व्यापार करने का क्या दे दिया था, अधिकार दे दिया था। वो कंडीशन ये थी कि चाय और चीनी का व्यापार अभी इंग्लैंड ही करेगा, बाकी सारे व्यापार आप कर सकते हैं, लेकिन चीनी और चाय का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकार द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश शासन द्वारा अनुमोदन कराना अनिवार्य था। कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकार कोई नियम बना रही है तो उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा परमिशन लेना अनिवार्य हो गया था, यानी कि वो अपनी खुद के नियम नहीं चला सकती थी। अगर वो कोई चेंजेस करती है, कोई रूल्स बनाती है, तो उन रूल्स को कौन सहमति देगा, ब्रिटिश सरकार देगी। फिर उसके बाद है, ब्रिटिश सरकार के बिना कोई भी कानून लागू नहीं होगा। अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको ब्रिटिश सरकार की सहमति लेना अनिवार्य हो गया था। अगर आप ब्रिटिश सरकार की सहमति नहीं लेते हैं, आपका कानून क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो 1813 में हमने 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला पॉइंट था कि भारत की एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी कि अब वहाँ पे कुछ और लोग व्यापार कर सकते थे, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि चाय और चीनी की एकाधिकार उन्हीं के पास रहेगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमने 1813 के एक्ट में अभी तक पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने भारत में एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और लोग भी भारत से व्यापार कर सकते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कंडीशन रखी थी, क्या कि चाय और चीनी का व्यापार अभी वो अकेला ही करेगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में चीनी और चाय पत्ती एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुद करेगी, वो किसी और से नहीं कराएगी। फिर उसके बाद था कोलकाता, बम्बई और मद्रास की सरकार के द्वारा जो भी विधि बनाई जाएगी उसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अप्रूवल लेना अनिवार्य था। अगर किसी ने ब्रिटिश सरकार से परमिशन नहीं ली है तो वो कानून लागू नहीं किया जाएगा। आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी को ब्रिटिश क्राउन की सहमति के साथ गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान अध्यक्ष चुनने की सहमति मिल गई थी, यानी कि कंपनी अपने खुद के गवर्नर जनरल को और किसको, सेनापति की नियुक्ति किसके हिसाब से कर सकती थी, ब्रिटिश सरकार की अनुमति के साथ कर सकती थी। सरकार के अप्रूवल के साथ कंपनी अपने गवर्नर जनरल को, गवर्नर को और सेनापति की नियुक्ति कर सकती थी, यानी कि वो अपने हिसाब से अपने इन तीनों पदों को चुन सकती थी। फिर उसके बाद आता है, कंपनी को फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि पहले 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था, अब 1813 में फिर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। लेकिन अब इन प्रदेशों पर क्राउन का प्रभुत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन 20 वर्षों के लिए कंपनी को बढ़ा तो दिया, लेकिन इसका फर्क किसी भी भारत के राज्य पर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है, भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए 1 लाख वार्षिक और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिली थी, यानी कि जो भारत की
जो चार्टर एक्ट 1813 था उसमें शिक्षा का प्रसार हुआ, लोगों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख वार्षिक खर्च होता था। दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार भी इसी में मिला था। इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला था कि भारत में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। फिर इसमें दूसरा था चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर अंग्रेज यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। फिर तीसरा क्या था, इसमें कंपनी अपने किसको, गवर्नर जनरल को, गवर्नर को और सेनापति को अपने हिसाब से चुन सकती थी, इसे ब्रिटिश क्राउन की सहमति से। फिर उसके बाद था भारतीय कंपनी को, यानी कि भारत में कंपनी का जो कार्यकाल था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ गया था। लेकिन अब क्राउन का भारतीय राज्यों पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, यानी कि वो पूरा जो मतलब कि जैसे कि तानाशाही चल रही थी ना कि कर देना ही देना है, रिश्वत देनी ही देनी है, वो सब अब खत्म होने लगी थी। फिर उसके बाद इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिली थी। अभी तक मैंने आपको 6-7 एक्ट पढ़ा दिए हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा आता है 1833। 1833 में क्या है, ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण की दशा में यह पहला कदम था। यानी कि ब्रिटिश भारत अब हमारे यहाँ पे सेंट्रल में क्या कर रहा था, अपने पैर जमा रहा था। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का काम भी पूरा हो गया था ऑलमोस्ट। अब उसके बाद वो अब ब्रिटिश सरकार अपने यहाँ पे सेंट्रल में, यानी कि अब यहाँ पे खुद की सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी। तो अब हम इस पे चलते हैं। ब्रिटिश भारत ने प्रशासनिक केंद्रीकरण में यह पहला कदम था। यानी कि फिर उसके बाद है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। तो जो अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल था वो संपूर्ण भारत का क्या बन गया था, गवर्नर जनरल बन गया था। यानी कि पूरा भारत अब उसके अधीन हो चुका था। फिर उसके बाद आता है सभी नागरिक व सैन्य शक्ति उसको प्रदान कर दी गई थी। यानी कि जितनी भी नागरिक शक्तियां थी जो हमारे आज के राष्ट्रपति के पास हैं, वो सारी शक्तियां कब उसके पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी। फिर उसके बाद आता है इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर संपूर्ण नियंत्रण कर रही थी। यानी कि इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट बने लेकिन उनका कोई खास असर नहीं मिला था। ये अकेला एक्ट ऐसा बना था, एक ऐसी सरकार बनी थी जिसने संपूर्ण ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर रखा था। क्यों, पहले ब्रिटिश सरकार थी लेकिन उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी। अगर नियंत्रण प्रशासन ब्रिटिश सरकार कर रही थी तो व्यापारिक नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। ये अकेला ऐसा एक्ट था जहाँ पे संपूर्ण ब्रिटिश सरकार ने, जिसने पूरे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर अपना कब्जा कर रखा था। यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र भी और प्रशासनिक क्षेत्र दोनों ही उसके कब्जे में आ चुके थे। अब इसके बाद हम चलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। फिर इसके बाद है भारत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों की कानूनी शक्तियां खत्म कर दी गई थी और ये सारी शक्ति किसको मिल गई थी, गवर्नर जनरल को मिल गई थी। यानी कि 1833 का एक्ट क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। 1833 का एक्ट ये है कि सारे संपूर्ण भारत पर किसका कब्जा हो रहा था, ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो रहा था। पहले ब्रिटिश सरकार कब्जे में थी लेकिन वो सिर्फ 3 एरिया जो उसके कंट्रोल में थे फिर उन्हीं पे शासन कर रही थी। फिर उसमें भी उनके 2 पार्ट थे, एक प्रशासनिक था एक व्यापारिक था। व्यापारी थे वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, जो प्रशासनिक कार्य थे वो ब्रिटिश सरकार देख रही थी। लेकिन इस एक्ट में एक ऐसी सरकार बनी जिसमें भारतीय गवर्नर बनाया गया, यानी कि ब्रिटिश के गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। उसमें मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां खत्म कर दी गई थी और संपूर्ण शक्तियां किसके अंडर में आ गई थी, भारतीय गवर्नर जनरल के अंडर में आ गई थी। अब इसके बाद उसमें आता है, यहाँ पे मैंने बीच में लिखा हुआ है 1833। अब इसका मतलब क्या है, 1833 से पहले बनने वाले कानून क्या थे, नियामक कानून थे, यानी कि रेगुलेटिंग लॉ थे। 1833 से पहले जितने भी हमारे एक्ट पढ़े गए, 1833 से पहले जितने भी नियम बने उन्हें क्या कहते हैं, नियमित कानून कहते हैं। लेकिन 1833 के बाद जो भी कानून बने उन्हें क्या कहा गया, अधिनियम कहा गया, यानी कि एक्ट कहा गया। तो अभी तक यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया है।
नेक्स्ट चलते हैं, कंपनी के व्यापारिक शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था और प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। यानी कि यहाँ पे कंपनी का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। यहाँ पे कंपनी के सारे अधिकार, सारे हक, सारे अस्तित्व को समाप्त करके वहाँ पे एक प्रशासनिक निकाय बनाया गया था। अब उसमें ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी का नियंत्रण हो गया था। यानी कि यहाँ पे जो ब्रिटिश का राजा था उसका अधिकार था, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी का अधिकार था। तो अब देखिए 1833 में सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यानी कि हमारे जो यूपीएससी यानी कि सिविल सेवा की जो हमारी शुरुआत हुई थी वो 1833 एक्ट में हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, तो 1833 में हुई थी। नियम की धारा 87 के में रंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को कंपनी की सेवा व रोजगार से दूर नहीं रखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1833 में सिविल सेवा की शुरुआत हुई। दूसरा, आप किसी भी भेदभाव की वजह से कंपनी में किसी भी व्यक्ति को, नागरिक को वंचित नहीं रख सकते हैं। यानी कि अगर उसमें योग्यता है तो वो अब इस कंपनी में काम कर सकता है। फिर इसी में है, यही अधिनियम प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का प्रमुख आधार बना। यानी कि 1833 के अधिनियम में ही भारतीयों ने प्रशासन में अपना कदम रखा था। ये इम्पोर्टेंट है, तीनों ही चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत कब हुई, तो 1833 में हुई। दूसरा, कंपनी में सेवा और रोजगार के लिए कभी कोई भेदभाव नहीं था। तीसरा, इस अधिनियम में ही प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी शुरू हुई थी। यानी कि भारतीय लोगों ने प्रशासन में अपनी भागीदारी देनी शुरू कर दी थी, हिस्सा देना शुरू कर दिया था। अब आते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इस अधिनियम को ही समाप्त कर दिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं, कानूनी परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन है, तो लॉर्ड मैकाले आपके प्रथम विधि सदस्य हैं। उन्हें किसकी नियुक्ति के लिए किया गया था, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि बनाने के लिए लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था। लेकिन इसमें भी कंडीशनें थी कि वो उस बैठक में बैठ तो सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते थे। यानी कि वो अपना मतदान नहीं कर सकते थे। तो आपको समझ में आ रहा, 34 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों की विधि आयोग का गठन हुआ। यानी कि लॉर्ड मैकाले ने 1834 में एक कमेटी बनाई 4 सदस्यों की, जो विधि कानून के लिए अपना काम करेगी। दूसरा था, इस एक्ट में दास प्रथा का विरोध किया गया और 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1833 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। 1833 में सिविल सेवा की शुरुआत हुई। दूसरा, रंग, जाति, धर्म के भेदभाव की वजह से आप रोजगार के लिए मना नहीं कर सकते हैं। तीसरा, यह अधिनियम भारतीयों की भागीदारी का प्रमुख जरिया बना। फिर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी ने इसका विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त भी करा दिया। कानून की परामर्श के लिए लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई थी, जो वोट नहीं दे सकते थे, बाकी वो सारे काम कर सकते थे। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही विधि बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके सदस्यों की संख्या क्या थी, 4 थी। फिर इसमें है, दास प्रथा का भी विरोध हुआ और 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो अभी तक आपको समझ में आया होगा। आपके 4-5 एक्ट और बच रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जो सारे अधिनियम और एक्टों पर होगी, जिसमें आपके मुख्य नाम लिखे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा है लॉर्ड मैकाले के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ब्रिटिश सरकार के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विधि सहायक कौन थे। इन सब की मैं एक अलग से वीडियो बना के आपके बारे में एक छोटी सी समरी बना के आपको दे दूंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।